गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों, आप लोग के कमेंट से विज्ञान कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक लेकर आए हुए हैं और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आज का क्लास हम 9th का शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप देखें अच्छी तरह से कि कहानी आपको बताते चलेंगे या क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। वीडियो पाकर आप कमेंट अवश्य करेंगे। ये आप विषय सूची को देख रहे हैं बच्चों, अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम क्लास को शुरू करें हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या क्या होते हैं, कहता है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने में हमें विभिन्न प्रकार की नज़र वस्तुओं को देखी होगी जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है कि आकार, आकृति, बनावट, तो ये तीनों से हमारे चारों तरफ जो हम पदार्थ को देख रहे हैं इसी पर हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। कहता है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री में बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने उस पदार्थ का नाम क्यों दिया है, आइए उसके बारे में ध्यान से देखें और समझें। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की भी एक एक बूंद या रेत का एक एक कण, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी आपके पदार्थ हैं, ये आप जान रहे हैं। तो पदार्थ की कैसी अवस्था है, कितनी अवस्था है, तो पदार्थ की 3 अवस्था को आप पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। चलिए आगे पाठ में उसको देखेंगे आगे में। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान आयतन घेरती है, यानी जगह को छेदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहता है कि प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। यानी पंच तत्व किसको कहा गया है कि पदार्थ की 5 तत्व जो मिलकर बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। तो क्या कहता है, पंच तत्व क्या है, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। कौन कौन सा पंच तत्व से बना है, क्या आप जानते हैं? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 तत्व मिलने से हमारे शरीर की बनावट हुई है और अंत में ये 5 तत्व मिल जाते हैं और ये मिट्टी में भस्म हो जाते हैं। और इसके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है जो कि अंत में विलीन हो जाती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आइए उसके बारे में और विस्तृत देखते हैं। क्या लिखा है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है, भौतिक स्वरूप में आए हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। तो कौन कौन सी विचारधारा प्रचलित थी उसके बारे में आइए आगे पार्ट में देखते हैं। बच्चों, अगर आपको चाहिए कि खाली क्वेश्चन आंसर बताने तो वीडियो को पाकर कमेंट अवश्य करेंगे, या आप पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या किस तरह से बताया जाता है। आप जान रहे हैं बच्चों कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि हमें कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तो पदार्थ के कणों में अभिलक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इस चीज़ को हम जान रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग जब क्रियाकलाप को करेंगे तब हमको अच्छी तरह समझ में आएगा। बच्चों, अब क्या कह रहा है कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस क्रियाकलाप के सहारे से आप जान सकते हैं, जिस तरह खेल का मैदान होता है उसी तरह ये पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। बच्चों, देख रहे हैं आपके पास यहाँ कुछ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं। पदार्थ का मतलब वो जो जगह छिकता है, जिसका आयतन हो, तो याद रखिएगा। तो कुर्सी आपका क्या पदार्थ हो गया, वायु पदार्थ है क्या, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। स्नेह ये आपका पदार्थ नहीं है। गंध आपका पदार्थ नहीं है। घृणा आपका पदार्थ नहीं है। बादाम, बादाम का मतलब जो खाते हैं आलमंड, तो वो आपका पदार्थ है। विचार आपका पदार्थ नहीं है। शीत आपका पदार्थ नहीं है। नींबू, नींबू जो खाते हैं तो वो आपका पदार्थ है, वो जगह भी छेकता है, पानी भी जगह छेकता है। तो इस तरह से आपको वर्गीकृत करने के लिए कहता है निम्नलिखित में कौन कौन से पदार्थ हैं। अगर आपको अच्छी तरह से इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वीडियो को पाते ही कमेंट अवश्य करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आगे में क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन तो नहीं है अभी, आप देख रहे हैं, आपको क्लास शुरू किए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर चाहिए, प्रश्न जो लिखा है, तो कमेंट अवश्य करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 1.3 का क्या कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है। तो कहता है कि पदार्थ की अवस्था क्या क्या है, 3 अवस्थाएं होती है, 3 रूप होती हैं, तो ठोस, द्रव और गैस। बच्चों, कमेंट कर आप बताएं कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो आपको देखना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो हम 3 अवस्था को जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस।
पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है, यानी उसमें कौन कौन सा गुण होता है उसी विशेषता के कारण ही हम पदार्थ को पहचानते हैं और उसका अवलोकन को करते हैं। तो देख रहे हैं पदार्थ की फर्स्ट अवस्था क्या था, ठोस अवस्था होती है। तो कहता है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। क्या करेंगे, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ को एकत्रित करें और उसमें से कह रहा है आप बताएं कि कौन कौन सी आपका ठोस है, कौन कौन सा नहीं है, आपको बताना है। आइए उसके बाद देखते हैं द्रव अवस्था में आते हैं। द्रव अवस्था को दिखाई दे रहा है कि अवस्था वो होती है कि जिसमें हम मटेरियल नाउन को बारे में पढ़ते हैं कि कैसे आप देख रहे हैं। तो देख रहे हैं हम क्या करेंगे कि प्रेक्षण से हम जब यहाँ अवलोकन किए, जब एक्टिविटी किए, तो एक्टिविटी करने के बाद हम प्रेक्षण जब हम करते हैं तो द्रव का आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी द्रव यदि पानी में गिलास को रखेंगे तो वो पानी गिलास के आकार के रहेगा, या कटोरी में रखेंगे तो वो गिलास क्या होगा, कटोरी के रूप में होगा। आप देख रहे हैं आपके पास एक गिलास दिखाई दे रहा है, तो आप अच्छी तरह से देखिए। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये आपका गिलास है और गिलास में आप अगर देख रहे हैं तो ये आपका पानी है, गिलास में आप देख रहे हैं। तो हम कहेंगे ये पानी का आकार कैसा है, तो पानी का आकार कुछ नहीं है, लेकिन आपको देखकर अच्छी तरह समझना चाहिए कि पानी का आकार कैसा है, गिलास के आकार के है। बच्चों आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पानी, ये देख रहे हैं ना गिलास में ये पानी आपका है। तो देखिए अच्छी तरह से ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है क्या इसका कोई आकार है, तो आकार तो ये गिलास के आकार का है। तो वही कहा रहा है कि जब हम पानी को भरेंगे गिलास में तो इसका आकार कैसा होगा, इसका कोई आकार नहीं है, इसलिए आपका ये आयतन है, इसका वजन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोई आकार इसका नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है कि जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार ले लेती है और द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। इस तरह हम ये क्रियाकलाप को देख सकते हैं। क्या क्या दिया आप ये अच्छी तरह से इसको पढ़ें। और उसके बाद आते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था, तो हम क्या पढ़ेंगे, गैसीय अवस्था। कहता है कि जब हम गुब्बारे में उसको भरते हैं, क्या भरते हैं, हवा को भरते हैं, तो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, उससे पता लगाए कि सिलेंडर में वह कितनी बार भरता है। यानी कहता है कि जब हम सिलेंडर से उसको भरते हैं तो क्या वो सिलेंडर में क्या गैस कैसे आया, क्या उसके बारे में आप जानते हैं, तो ये अवलोकन करने के लिए कहता है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों क्या कर रहा है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं, यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में पढ़ेंगे कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। यह अस्पतालों में दिए जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर में भी संपीड़ित गैस होती है, जिसको हम उस तरह रूप में उसको देख सकते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, वाहनों में ईंधन के रूप में भी हम संपीड़ित गैस, प्राकृतिक गैस का सीएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा वायु प्रदूषण नहीं होता है और ये धुआं भी नहीं छोड़ते हैं। तो अब ये देखते हैं कि सीएनजी, आपके एग्जाम में बच्चों ध्यान रहे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे अच्छी तरह से याद रखें, अभी से आप परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो बच्चों ध्यान दें कि आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आइए उसके बाद देख रहे हैं कुछ आपके पास क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन आंसर को अगर आपको चाहिए तो कमेंट अवश्य करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड अवश्य कराऊंगा। और आइए उसका देखते हैं, क्या पदार्थ की अपनी अवस्था को बदल सकता है। कहता कोई भी पदार्थ है तो वो अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो आप बताएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, क्रियाकलाप करना होगा। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। कौन कौन सी अवस्था है बच्चों, मेरे प्यारे भी ध्यान दें कि ठोस जैसे बर्फ होता है, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प होता है, ये भी आपकी अवस्थाएं होती है। अतः अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बता रहा है। तो इस तरह से आप क्रियाकलाप को कर कर आप देख सकते हैं बच्चों। ये आपका देख रहे हैं ये क्या कह रहा है कि किस तरह से तापमान परिवर्तन का प्रभाव होता है। यहाँ देखिए बर्नर आपका जल रहा है, ये आपका बीकर है, ये आपकी कांच की छड़ है, ये आपका थर्मामीटर है। बच्चों कमेंट कर रहे हैं कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, अब जल्दी से बताएंगे। ये लोहे की स्टैंड है और ये आपका बर्नर यहाँ पर जल रहा है। और उसके बाद यहाँ भी वही चीज़ है। तो ये कह रहा है कि बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया, यानी ए नंबर में हम क्या देखें कि बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया क्या होती है और जल से जलवाष्प बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम ये क्रियाकलाप को कर रहे हैं। आइए उसके बाद क्या लिखा है कि न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्या कहता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गलनांक किसे कहते हैं, क्या कहलाता है, तो क्या लिखेंगे, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव का रूप ले लेता है उसे हम गलनांक कहते हैं।
आइए, बर्फ का गलनांक बच्चों कितना है आप देख रहे हैं, ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छी तरह से याद रख रहे हैं कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। बच्चों ध्यान रहे कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जो कि ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से आता है, कहता है गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता है, यानी जैसे ही वो बर्फ पिघल जाता है तो उसका क्या होता है, तापमान बदलना शुरू हो जाता है। तो बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए बावजूद भी ऐसा होता है, इस तरह इसको पढ़कर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहा है, जल के लिए यह तापमान आपका लिखा हुआ है, कैलोरी सेंटीग्रेड में दिखा है, इसे अच्छी तरह से देखें समझें, और ये किस तरह के बदलाव होता है ये आप समीकरण से समझ सकते हैं। तो ठोस अवस्था होता है, उष्मा निकलता है तो द्रव अवस्था में आ गया, फिर उष्मा निकला तो वो गैसीय अवस्था में हो गया, और पुनः जब गैसीय अवस्था में वो शीतल अवस्था में, और शीतल अवस्था तो फिर क्या था, वो ठोस है, यानी ठोस द्रव गैस, फिर गैस द्रव ठोस से ये क्या होता है, ये इसका साइकिल चलते रहता है, जिससे इसका साइकिल को पूरा करता है। और पदार्थ की 3 अवस्था जो पड़े, ठोस द्रव गैस, उसी में ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ देख रहे हैं ये क्रियाकलाप है, तो थोड़ा सा कपूर अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं और उसका अब प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कैसे होता है, इस प्रैक्टिकल से आप प्रयोगशाला में इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। दाब बढ़ने पर पदार्थ के कणों के समीप लाया जा सकता है, तो क्या होता है, तो देखते हैं पिस्टन सिलेंडर ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो कहता है कि किसी सिलेंडर में भारी गैस पर दबाव लगाने या संपीड़न करने पर क्या होगा, उस पर आप सोचें, तो हो सकता है वो फट जाएगा। तो इस तरह कहता है कि आपको लगता है कि दाब बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, चेंजिंग हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो दाब के बढ़ने और तापमान के घटने में द्रव की अवस्था बदल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडल ताप का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा। बच्चों ध्यान रहे, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे वे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। बच्चों ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आपका 100% की परीक्षा में आएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस किसे कहते हैं, व्हाट इज ड्राई आइस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, कहानी को पढ़ते पढ़ते हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे, बताएंगे जो कि क्वेश्चन इसी कहानी से दी जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। क्वेश्चन यहाँ भी ये पूछ सकता है कि पदार्थ की अवस्थाएं कैसे परिवर्तित होती है, कैसे, तो लिखेंगे कि अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा ही पदार्थ की अवस्था को चेंजिंग किया जा सकता है। आप ये देख रहे हैं, ये आपका तीनों अवस्था में पदार्थों का अंतराय रूपांतरण कैसे होता है, तो गैस है, गैस से ठोस हो गया, ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस हो गया, फिर इसी तरह ये चेंजिंग होते जाता है। अब ये बच्चों देखिए, ये आपका क्वेश्चन आंसर है, ये भी हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, कमेंट अवश्य करेंगे। क्या ये क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो आप अवश्य बताएंगे। अब देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बच्चों क्या आता है कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन में ऐसा आप किए हैं, तो कुछ उदाहरण देकर बताइए। इस तरह से आप देखिए बच्चों कि क्या पदार्थ की अवस्था कैसे गतिशील होती है, ठोस, द्रव, गैस में कैसे परिवर्तन होता है। उसी तरह यह वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो इस तरह से आप देखकर बच्चों समझ सकते हैं। और ये क्या कह रहा है कि तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे कि वो वाष्पीकृत हो जाती है। और आर्द्रता में कमी क्यों होती है, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपसे क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा कि आर्द्रता किसे कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ये आप आंसर को लिखेंगे। आइए चलिए बच्चों देखते हैं कि वायु की गति में वृद्धि हो जाती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आंसर आप क्या लिखेंगे कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, तापमान में वृद्धि होने पर, उसके बाद क्या लिखेंगे, आर्द्रता में कमी होने पर, उसके बाद क्या लिखेंगे, वायु की गति में वृद्धि होने पर। ये 4 पॉइंट को अगर आप लिख देते हैं और इसका डेफिनेशन कर देते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छी तरह से फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। आइए बच्चों, आइए देखते हैं अब क्या कहता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो खुले हुए बर्तन में द्रव रखें
निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। बच्चों ध्यान रहे, जब किसी भी खुले बर्तन में आप किसी को रखेंगे, जल को रखेंगे या किसी भी चीज़ को रखेंगे द्रव पदार्थ में, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो अपना वो बदलाव लेता है और वो अपने आप को वाष्पीकरण हो जाता है और वाष्पीकरण के दौरान वो उड़ जाता है। जैसे अब गीले कपड़े को आप रखेंगे, वो क्या होगा, धीरे धीरे वो सूख जाता है, यानी वो सूखता नहीं है, वो वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है। कहता वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, शीतलता प्रदान हो जाती है। अब ये कहता है कि आप देखें कि नाखून जो पॉलिश करते हैं, आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब आप एसीटोन यानी नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं, तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। बच्चों ध्यान रहे, इससे जब आप नेल पॉलिश को आप यूज करते हैं नाखून में, तो आपको कैसा महसूस होता है, आपको ठंडा महसूस होता है। आपको वन दिखाने के लिए बता रहे हैं, ये जो नाखून जो होता है इसमें क्या होता है, एसीटोन की मात्रा अधिक रहती है, जिससे हम नाखून में लगाते हैं तो वो ठंडा महसूस करता है। बच्चों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा परीक्षा में, ध्यान रहे कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे शीतलता मिलती है, इसलिए हम गर्मियों में हम सूती कपड़े का यूज करते हैं। इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा और नंबर भी सही मिल जाएगा। यानी बात को समझिए कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। आइए उसके बाद देख रहे हैं क्या है, ये आप देख रहे हैं वैज्ञानिक हैं S.N. बॉस और ये आइंस्टीन है। इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लें, क्वेश्चन भी आपसे इसे पूछा जा सकता है। आइए उसके बाद क्या देख रहे हैं, अब कहते हैं हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं और ये वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सूती कपड़े को यूज करते हैं गर्मी के दिनों में। अब है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, ये क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, ध्यान रहे क्वेश्चन को ये देखें, इसे भी हम करवाएंगे अच्छी तरह से। बच्चों आप देख रहे हैं कि आपने क्या सीखा, तो इसको याद कर लेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कण कैसे मिलकर बना है, सूक्ष्म कण किससे बनता है, तो आप लिखेंगे द्रव जो बना, तो द्रव कैसे बना ये सिर्फ को पूछा जा सकता है। अणु किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पहले क्वेश्चन क्या होगा, द्रव कैसे बना होता है। हमारे आसपास द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। एक लाइन में ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है, तो लिखेंगे आंसर ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और गैस के कणों में सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। यानी किस में कणों में, यानी किस कणों में सबसे कम गतिमान होता है, तो गैस में होता है। और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं, यानी ये दोनों के बीच में होता है। तो ठोस के कणों में ठोस को चिन्हित करने वाले कण के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम गैसों के लिए अधिक, किंतु द्रव्यों के लिए मध्यवर्ती होता है। इस तरह से बच्चों इसके पढ़कर समझें, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ये सरल है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, वीडियो को पाते ही आप कमेंट अवश्य करेंगे। बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट करेंगे। वीडियो को पाते ही कमेंट करें आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा है। क्या इसी तरह से आगे का क्लास भी हम विज्ञान का शुरू करेंगे, तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।